हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम के बारे में। तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है बच्चों कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर E ओवर ए क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू व्हाट। हम आगे कंप्लीट करते हैं इसको। इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस integral of the curl of the vector E over an open surface S bounded by the curve C तो ये इसकी फुल स्टेटमेंट है जो आपके सामने है बोर्ड पे बच्चों। ठीक है, अभी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। चलिए समझाते हैं आपको। इसके लिए, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है भाई कि सपोज मैंने एक क्लोज्ड कर्व ले ली। आप पहली लाइन पढ़ो इसकी, क्या कहा इन्होंने। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर E over a closed curve C। सपोज मैंने एक क्लोज्ड कर्व ले ली C। ठीक है, ये क्या है, एक बच्चों क्लोज्ड कर्व है C। ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व ले ली मैंने बच्चों C। ठीक, और इस क्लोज्ड कर्व को सपोज किस में रखा गया है, एक वेक्टर फील्ड में रखा गया है, और उस वेक्टर फील्ड को हमने क्या नाम दिया है, E। आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, कुछ भी मान लो, ये बस एक वेक्टर फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप ये भी मान सकते हो कि सपोज एक सरफेस है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो एक वेक्टर फील्ड है E जिसमें इसको रख दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर मैं इस वेक्टर फील्ड का, ये जो मेरी वेक्टर फील्ड है E, क्या लेता हूं, लाइन इंटीग्रल लेता हूं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द कर्व। लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि जो मेरी क्लोज्ड कर्व है C, सपोज मैंने इसका स्मॉल कंपोनेंट लिया, ये dl। ठीक है, मैंने इसका स्मॉल कंपोनेंट लिया dl, और जो वेक्टर फील्ड E है सपोज उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ये लाइन इंटीग्रल लेता हूं E डॉट dl, ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट E डॉट dl, ये तो स्मॉल कंपोनेंट के लिए है, लेकिन अगर मैं पूरी कर्व के लिए लेता हूं तो यहां मुझे क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। तो इसे बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड E फॉर दिस एंटायर कर्व C। ठीक है, ये पूरी कर्व C के लिए है। और आपको ध्यान रखना है, स्टोक्स थ्योरम हमेशा क्लोज्ड कर्व पे लगेगी। ये देखो कैसी कर्व है बच्चों, क्लोज्ड लूप बन रही है एक। ठीक है ना, तो ये क्लोज्ड लूप बन रही है इस तरह से। तो ये किसके इक्वल होगा, अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर E ओवर एन ओपन सरफेस S बाउंडेड बाय द कर्व C। अब ये जो कर्व है बच्चों हमारी C, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना सरफेस कवर कर रही है पूरा। मान लिया कितना सरफेस एरिया है, S। ठीक है, कितना सरफेस एरिया है टोटल, S। तो स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा इस वेक्टर फील्ड E का इस क्लोज्ड लूप के लिए, वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रेशन से शो करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। कर्ल आपको पता है सिंबल कर्ल का, दिस इज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर E, और इसका क्या लेना है हमें, सरफेस इंटीग्रल लेना है। क्या लेना है इसका हमें, सरफेस इंटीग्रल। तो ये होगा। क्लियर है यहां तक, आई थिंक सबको समझ में आ गया। इसको आप NDS लिख सकते हो या सिंपल वेक्टर फॉर्म में DS वेक्टर भी लिख सकते हो। क्लियर है। सो दिस इज अ स्टोक्स थ्योरम बेसिकली। क्लियर है सबको। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अभी हम इसका प्रूफ भी निकालेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आ गई कि लाइन इंटीग्रल जो है इस वेक्टर फील्ड E का इस क्लोज्ड कर्व के लिए वो किसके इक्वल होगा बच्चों, इसमें जो
इसी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होगा उसका सरफेस इंटीग्रल किसके लिए, इस पूरे ओपन सरफेस के लिए। ये सरफेस कैसा है, ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस समझते हो, जो क्लोज्ड ना हो उसे ओपन सरफेस बोला जाता है। जैसे अगर आप एक सिंपल एक डिब्बा ले लो, अभी ये जो डिब्बा आपके सामने है सपोज मेरे पास, ये जो डिब्बा है ये एक क्लोज्ड सरफेस है। क्यों, क्योंकि हर जगह से बंद है, देखो है ना, ये डिब्बा क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। लेकिन अगर मैं आपको क्या दिखाऊं, अगर मैं आपको ये रजिस्टर दिखाऊं, ये जो रजिस्टर है मेरे पास ये एक ओपन सरफेस है। देखो कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस। ठीक है, अगर मैं इसका सिर्फ ऊपर का सरफेस दिखाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ ओपन सरफेस। समझ गए, तो फर्क समझ में आ रहा है ओपन और क्लोज सरफेस में सबको। तो ये जो ओपन सरफेस है इसके अकॉर्डिंग हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ई। और यहाँ ई का मतलब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तो अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आगे करते हैं हम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ। जो हमने अभी अभी लिखा इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो अब इसका हमें प्रूव करना है, मतलब मुझे प्रूव करके दिखाना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड कर्व सी is equal to surface integral of curl of E। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कैसे हम जो प्रूव करेंगे, ओवर द एंटायर सरफेस S हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे अब ध्यान से समझेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्लोज्ड कर्व कंसीडर की। सपोज दिस इज माय क्लोज्ड कर्व। ठीक है जी, मैंने क्या कंसीडर की, एक क्लोज्ड कर्व कंसीडर की C। और सपोज इस क्लोज्ड कर्व में मैंने जो डायरेक्शन ली है वो एंटी क्लॉकवाइज ली है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा अगर मैं निकालता हूं इस वेक्टर फील्ड का, मान लिया अब ये मैंने क्लोज्ड कर्व ली C और ये इसका मैंने एक स्मॉल कंपोनेंट लिया बच्चों dl, और जो हमने वेक्टर फील्ड ली है E, सपोज उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अगर मैं इसका स्मॉल कंपोनेंट निकालता हूं लाइन इंटीग्रल का तो वो बनता है, मतलब टोटल अगर लाइन इंटीग्रल निकालता हूं तो बनेगा वो ये जो स्मॉल कंपोनेंट बना E और dl की डॉट प्रोडक्ट E डॉट dl। और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मुझे पूरी क्लोज्ड कर्व का लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। समझ गए, अगर मैं स्मॉल कंपोनेंट का लाइन इंटीग्रल निकालता हूं तो वो E dl है, इंटीग्रेशन कर देता हूं तो पूरी कर्व का लाइन इंटीग्रल मुझे मिल जाता है। क्लियर है। अब हमें आगे क्या करना है वो स्टेप देखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, हमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इस कर्व को अगर मैं ध्यान से देखता हूं क्लोज लूप को, तो इसमें एक सरफेस बन रहा है पूरा। हम इस सरफेस को बहुत सारे छोटे छोटे सरफेसेस में डिवाइड कर देंगे। सरफेस एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, इस पूरी कर्व को स्मॉल स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड कर देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि सभी सरफेसेस का जो एरिया है वो इक्वल हो। तो इस तरह से मैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे सरफेसेस में जो है डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस ले लिए मैंने। सपोज इसका जो सरफेस एरिया है वो है डेल्टा S1, इसका है डेल्टा S2 अप टू सो ऑन। ठीक है, मैंने इसको बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एरियाज में डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको। ठीक है, छोटे छोटे जो ये आपको दिख रही है रेक्टेंगल्स, इसमें मैंने इसके एरिया को डिवाइड कर दिया, बहुत सारे इसके टुकड़े कर दिए। यहां तक समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है ना। तो मान लिया ऐसे ऐसे करके मैंने इसके कितने टुकड़े किए, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू सो ऑन। सपोज मैंने इसके कितने, ये सरफेस एरिया को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया, सपोज n पोर्शंस में। तो ये मेरे पास लास्ट पोर्शन आया सपोज जिसका एरिया है डेल्टा Sn। कितना है एरिया उसका, डेल्टा Sn। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? ठीक। और अब जो ये सरफेसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है, अब इन सरफेसेस की भी अपनी खुद की क्लोज्ड कर्व है बच्चों। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इसकी अपनी एक क्लोज्ड कर्व है डेल्टा S1 की, इस तरह से देखो।
डेल्टा S2 की अपनी एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ऐसी इसकी अपनी एक क्लोज्ड कर्व है। तो और मान लिया मैंने कोई आयत सरफेस ले लिया, और आयत सरफेस को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी भी अपनी ही एक क्लोज्ड कर्व है। तो इसकी जो क्लोज्ड कर्व है उसको मैंने C1 मान लिया, दूसरे की को C2, इससे नेक्स्ट वाले को C3, अप टू सो ऑन nth वाले को Cn मान लिया। समझ रहे हो इस चीज को? ये कर्व्स बन रही, जैसे एक तो हमारी पूरी बड़ी कर्व है और ये हमारी छोटी छोटी कर्व्स हैं। ये क्या है हमारी बेटा? छोटी छोटी कर्व्स है। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब मैं अलग अलग कर्व्स के लिए, जैसे ये जो मेरी कर्व हो गई C1, ये कर्व हो गई C2, C3, ऐसे अप टू सोन आयत कर्व, ऐसे अप टू सोन सपोज ये मेरी nth कर्व है, ठीक है। तो मैं इन सभी कर्व्स का अगर अलग अलग से सरफेस लाइन इंटीग्रल निकालता हूं इस वेक्टर फील्ड E के लिए, तो वो क्या आएगा देखो, ठीक। तो अभी ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल निकालता हूं तो वो क्या बनेगा? जो हमारा फर्स्ट मतलब कर्व है ये C1 वाली कर्व, ये छोटी सी कर्व ये वाली C1, अगर इसके लिए मैं एरिया, इसके लिए लाइन इंटीग्रल निकालता हूं तो मैं लिखूंगा E डॉट dl, यही बनेगा E डॉट dl, ऐसे लिखा जाएगा इसको C1 E डॉट dl। अब थोड़ा चलते हैं पीछे। आपने अपनी बुक में पिछले टॉपिक्स में ये टर्म पढ़ी होगी कि ये जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर का E डॉट dl, जैसे ये जो स्मॉल जो लाइन इंटीग्रल होता है ये किसके कोल होता है? कहां पढ़ा है आपने? इसके बारे में आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल में। अगर आपको याद हो सिग्निफिकेंस क्या था कर्ल का? सिग्निफिकेंस कर्ल का क्या था कि जो कर्ल होता है किसी भी वेक्टर का, जैसे मान लिया मैं E का ही निकाल लेता हूं, वो बेसिकली क्या दिखाता है? इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट सरफेस एरिया, ये जो है किसका? फिजिकल सिग्निफिकेंस का कर्ल का। और इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इसका? यहां पे आपको पता है कि जो E डॉट dl है, जो E डॉट dl है, इसे क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? जो E डॉट dl यहां आपको नजर आ रहा है, जो E डॉट dl नजर आ रहा है, इसे बेसिकली सर्कुलेशन या कह लो सर्कुलेटरी वेक्टर या रोटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। और आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा था कर्ल ऑफ E के, कि कर्ल ऑफ E क्या होता है? मैक्सिमम रोटेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये जो E डॉट dl वेक्टर हमारे पास आता है, ये जो E डॉट dl है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कुलेशन को। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ E के। कर्ल ऑफ E क्या होता है कि मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। अगर आपको याद हो, मैंने इस पे वीडियो बनाई भी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमने पढ़ा था ना कि जैसे पानी है, पानी में हम अलग अलग पोजीशंस पे एक रिंग को रखते थे, है ना, और अलग अलग रिंग अलग अलग पोजीशन पे जब रखते थे तो उसमें जो सर्कुलेशन है वो अलग अलग आता था। जब हम रिंग को ऐसे रखते थे पानी में तो सर्कुलेशन 0 आता था, जब ऐसे रखते थे तो सर्कुलेशन मैक्सिमम आता था। तो कितना सर्कुलेशन आया पर यूनिट एरिया? दैट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना। तो कर्ल ऑफ E क्या होता है? सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। E डॉट dl क्या दिखाता है? इस वेक्टर फील्ड का सर्कुलेशन, इस वेक्टर फील्ड में ऑब्जेक्ट का सर्कुलेशन। समझ गए? क्लियर है? तो यही चीज यहां हम यूज करेंगे। तो जो सरफेस C1 है, मतलब जो फर्स्ट कर्व है हमारी C1, इसके लिए हमारे पास बच्चों क्या बनने वाला है? कर्ल। अब देखो अभी फॉर्मूला क्या था कि कर्ल ऑफ E क्या था हमारा? E डॉट dl बाय सरफेस। अब ये सर अगर हमें E डॉट dl चाहिए तो सरफेस इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड E इंटू इसका जो एरिया है S1, यही आएगा बच्चों डेल्टा S1। इसका एरिया कितना है? डेल्टा S1। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कर्व की बात करता हूं, ये जो C2 कर्व हमने ली है, इसके लिए बनेगा E डॉट dl इज इक्वल टू कर्ल ऑफ E इंटू डेल्टा S2। अप टू सो ऑन nth के लिए जब मैं बनाऊंगा तो बनेगा E डॉट
dl इज इक्वल टू कर्ल ऑफ E इंटू डेल्टा Sn। समझ गए? तो इस तरह से हमने nth जो है सरफेसेस के लिए ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? हमने क्या किया, nth सरफेसेस के लिए इसको फाइंड आउट कर लिया। समझ गए यहां तक? आई थिंक सबको जो है समझ में आ गया। अब अगर मुझे चाहिए टोटल इंटीग्रल, मतलब इस पूरी क्लोज्ड कर्व के लिए अगर मुझे टोटल इंटीग्रल चाहिए तो इन सभी को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, है ना? क्या करना होगा, ऐड। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अगर इनको मैं ऐड करता हूं देन व्हाट विल आई गेट। अगर सबको मैं ऐड करता हूं बच्चों तो मुझे पूरी कर्व C के लिए इसका लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं सबको ऐड करता हूं तो बनता है C1 E डॉट dl प्लस C2 E डॉट dl प्लस अप टू सो ऑन Cn E डॉट dl। इन सभी लाइन इंटीग्रल्स को जब मैं ऐड करता हूं, यानी कि सर्कुलेशन वाले सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सबको ऐड करता हूं, ठीक है? तो मेरे पास क्या बनेगा, इस तरफ क्या बनेगा, ये तो लेफ्ट साइड बन गई। राइट साइड पे मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, राइट साइड पे मेरे पास बनेगा कर्ल ऑफ E डेल्टा S1 प्लस कर्ल ऑफ E डेल्टा S2 प्लस अप टू सो ऑन कर्ल ऑफ E इंटू डेल्टा Sn। यही आएगा भाई, यहां तक सबको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है? फर्दर इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे भाई। इसको मैं समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 टू n, यहां आएगी इंटीग्रेशन Ci E डॉट dl, ठीक है ना? यही आएगा जब इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखूंगा भाई, ठीक है? क्लियर है? और इधर जब इसको समीशन की फॉर्म में लिखूंगा तो इधर बनेगा समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 टू n कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड E इंटू डेल्टा Si। तो मैंने इसको जस्ट किसकी फॉर्म में लिखा बच्चों, समीशन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है? अब आगे का प्रोसीजर ध्यान से देखेंगे। अब यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, वो बात आपने समझनी है। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, मतलब ये सब को जोड़ता हूं, मतलब ये जो समीशन है I इज इक्वल टू 1, नाउ I इज इक्वल 1 टू n इंटीग्रेशन ओवर ith कर्व इंटू E डॉट dl। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं, इनके लाइन इंटीग्रल्स को, तो मुझे बेसिकली क्या मिलने वाला है, मुझे पूरी टोटल कर्व का लाइन इंटीग्रल मिलने वाला है, ठीक है? मुझे पूरी टोटल कर्व का लाइन इंटीग्रल मिलने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि आपके कैसे पता लगा कि इन सबको जोड़ने से मुझे टोटल पूरी कर्व का लाइन इंटीग्रल मिलेगा, कैसे पता चला? देखो थोड़ा सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज ये हमारी कर्व थी, ठीक है? ये हमारी क्या थी बच्चों, कर्व थी, C कर्व थी। मैंने इसको बहुत सारे सरफेसेस में डिवाइड किया था इस तरह से, ठीक है? बहुत सारे सरफेसेस में डिवाइड कर लिया था, जिससे अंदर बहुत सारी कर्व्स बन गई थी। अब अगर आप ध्यान से देखो इस कर्व को, मान लिया ये मेरी फर्स्ट कर्व है, ये मेरी सेकंड कर्व है। फर्स्ट कर्व को ध्यान से देखो, इसमें जो डायरेक्शन बनती है वो ये बनती है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी सेकंड में जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाता हूं तो देखो कैसे बनेगी, इधर गया, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया और यहां से इधर गया। अब फर्स्ट और सेकंड में आप जरा रोटेशन को ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्शन जा रही है, फर्स्ट के लिए डायरेक्शन जा रही है देखो ऊपर की तरफ, सेकंड के लिए डायरेक्शन जा रही है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये जो इतना कंपोनेंट है इस कर्व का बच्चों, ये जो इतना कंपोनेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से अंदर जितनी भी कर्व्स हैं वो सभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों? देखो फर्स्ट वाले की इस वाली जो लाइन है, ये अंदर वाली जो लाइन है, इसके इंटीग्रल को सेकंड वाली लाइन के इंटीग्रल ने कैंसिल कर दिया। ऊपर देखो, अब यहाँ पे जो कर्व होगी उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो उसमें भी ध्यान से देखो, तो इस फर्स्ट वाले की ये वाली कर्व के इंटीग्रल को ऊपर वाले की ये वाली कर्व के इंटीग्रल ने कैंसिल कर देना है।
तो ओवरऑल सभी अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के लाइन इंटीग्रल को, क्योंकि अगर एक का लाइन इंटीग्रल प्लस में है तो दूसरे का किस में होगा, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो एट द एंड मेरे पास क्या बचा, पूरी कर्व सी ही तो बची। आया समझ में? अंदर अंदर वालों ने एक ऊपर एक नीचे, एक का लाइन इंटीग्रल प्लस में एक का माइनस में, खा गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एट द एंड मेरे पास सिर्फ बाउंड्री बची। क्या बची मेरे पास? सिर्फ बाउंड्री ही बची। तो इसीलिए मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। समझ गए? क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर लिखना कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो बात हो गई। अब जरा राइट हैंड साइड पे नजर डाल ली जाए। अब राइट हैंड साइड पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर मैं राइट हैंड साइड में जो मेरे नंबर ऑफ सरफेसेस मैंने बनाए हैं, अगर ये मैं बहुत स्मॉल कर दूं, इनफाइनाइट नंबर कर दूं, मतलब n को मैं बहुत ज्यादा कर दूं, तो उससे क्या होगा आप खुद देखो। ये कोई सरफेस है बेटा, मैंने अभी इसके कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े, तो सरफेस एरिया इनका इतना इतना आया। ठीक है, अब मैंने इसके टुकड़े थोड़े ज्यादा कर दिए, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? पहले से हर टुकड़े का कम हो गया ना। मैंने इसके और टुकड़े कर दिए, सरफेस एरिया और कम हो गया। मैं टुकड़े करता गया, तो उससे क्या होगा? सरफेस एरिया कम होता जाएगा। और अगर इसके मैं लगभग इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा, तो सरफेस एरिया क्या होने की कोशिश करेगा? सरफेस एरिया लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होने लग जाएगा? 0, मतलब इट विल टेंड टू 0। It tends to 0, the surface area will tends to 0। समझ रहे हो? तो यहां पे यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर, अब यहां ध्यान से देखना कि इफ नंबर ऑफ सरफेस एरियाज आर इनफाइनाइट, देन इनका जो सरफेस एरिया है, मतलब ये जो नंबर ऑफ कर्व्स हमने ली है, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, जो नंबर ऑफ डिविजन्स हमने ली थी सरफेसेस की, तो इनका सरफेस एरिया भी इट विल टेंड टू 0। इनका जो सरफेस एरिया है वो कितना होने लग जाएगा बच्चों? 0 होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या होना शुरू हो जाएगा? 0। तो यानी कि अब ये जो टर्म मेरी बनेगी, व्हेन n इज इंफिनिटी एंड डेल्टा s टेंड्स टू 0। ठीक है ना, कि जब n मेरा इंफिनिटी होना चाहता है, ठीक है, कि जो लिमिट है मेरी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एरिया 0 होना चाहेगा उस टाइम पे, है ना? ये चीज समझ में आ गई? n अगर इंफिनिटी होना चाहता है तो एरिया 0 होना चाहेगा। तो उस टाइम पे मेरा इधर वाली जो टर्म है समीशन वाली, i इज इक्वल टू 1 to n कर्ल ऑफ e इंटू डेल्टा एस आई, ये कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है ना, समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है आपने। इस टाइम पे ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी होती है, प्लस वन में आपने पढ़ी है मैथमेटिक्स में। तो जब ये कंडीशन अचीव होगी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड डेल्टा s टेंड्स टू 0, देन ये जो पूरी टर्म है मेरी, इट विल कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? ये सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब अब हमें जस्ट क्या करना है, लेफ्ट साइड हमारी क्या बन चुकी है? ये। राइट साइड हमारी क्या बन चुकी है? ये। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? लेफ्ट साइड मेरी बन गई बच्चों इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर कर्व विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड E। और जो राइट साइड है, अगर यहाँ मैं n इंफिनिटी करता हूँ, डेल्टा s 0 को टेंड करता है, तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट हो गई मेरी सरफेस इंटीग्रल में। तो कर्ल ऑफ E ओवर ds। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया बच्चों, स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ आपके सामने आ गया। ठीक है, आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया। तो ये थी बच्चों स्टोक्स थ्योरम। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की सिंप्लीफिकेशन से आपको समझाने की। ठीक है,
अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि सच में ये वैलिड होती है। इसकी वैलिडिटी के बारे में आपको पता लग जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो किससे रिलेटेड है, स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप सब भी कॉपी पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ इस स्टेटमेंट को लिखें। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड, for the vector field, verify Stokes theorem for the vector field A, और वेक्टर फील्ड A हमें दी है yi माइनस xj, मतलब ये हमें कोई वेक्टर फील्ड दी है। जैसे अभी हमने थ्योरी में E पढ़ा ना, तो बस यहाँ E की बजाय कौन सी वेक्टर फील्ड आ जाएगी, A। और इस वेक्टर फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें दी है, एक वेक्टर फंक्शन है जो i और j डायरेक्शन में, मतलब x और y डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू है yi माइनस xj। x y यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो a वेक्टर फील्ड हमें दी है yi माइनस xj, ठीक है। और जो हमारा सरफेस है, जो कर्व है, वो देखो वेयर c इज बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो हमारी कर्व है वो एक सर्कल है, वेयर जो हमारी कर्व है c इज द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब है रेडियस की वैल्यू कितनी यूज करनी है बच्चों, हमें 1 यूज करनी है, ठीक है ना। विद सेंटर एट द ओरिजिन, विद सेंटर एट ओरिजिन एंड इन XY प्लेन। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि आपको एक कर्व दी है जो किसकी फॉर्म में है, एक सर्कल की फॉर्म में है, और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस यूनिटी है, यानी कि 1 है, और वो जो सर्कल है हमारा वो XY प्लेन में है। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है ना। z एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस तरह से। अब मैं हवा में लाइन नहीं खींच सकता तो इसलिए हम साइड में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो x y z, और जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन में। रेडियस कितनी है सर्कल की, 1, ठीक है। रेडियस कितनी है सर्कल की बेटा, 1। और सर्कल कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। देखो ये x एक्सिस, ये y, तो मतलब ऐसे रखा है, ये XY प्लेन है हमारा, मतलब जो मेरा बोर्ड है ये XY प्लेन में है, ठीक है। तो ये हमारी कर्व है बच्चों, ये है हमारी कर्व C। तो इस पे हमें चेक करना है कि स्टोक्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। और वेक्टर फील्ड A जिसमें इसको रखा गया है वो हमें दी है yi माइनस xj, ठीक है। जो वेक्टर फील्ड है वो भी हमें दी है, ये जो वेक्टर फील्ड A है जिसमें इसको रखा है वो भी हमें गिवन है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करना है। तो स्टोक्स थ्योरम का प्रूव कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मानेंगे, हम कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ P, और इस पॉइंट P को अगर मैं सेंटर से मिलाता हूं तो ये रेडियस आती है जो यूनिटी है, यानी कि 1 है ना। रेडियस कितनी है हमारी बच्चों, 1। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो x एक्सिस पे वैल्यू इसकी होगी x, और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू होगी y। मान लिया यहाँ पे एंगल बच्चों बन रहा है थीटा, तो आप x और y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं x अपॉन OP, x अपॉन OP क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सबको पता है क्या होता है, cos थीटा के इक्वल है ना, cos के इक्वल होगा ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा OP cos थीटा। अब OP आपकी रेडियस है ना, OP आपकी क्या है, रेडियस, और रेडियस बच्चों कितनी दी है हमें, 1, तो 1 इंटू cos थीटा, तो x आपका आ गया बच्चों cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y निकालता हूं तो y मेरा क्या आएगा, इसी ट्रायंगल से अगर मैं लिखता हूं y अपॉन OP, तो वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि sin थीटा। तो सॉल्व कर करा के y बनेगा OP sin थीटा। OP हमारा r है, r हमारा 1 है,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया। तो x कोड जो इसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू मैंने निकालनी। इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है cos थीटा और y कोऑर्डिनेट है साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं इसको इतनी कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूं, अब आगे सोल्व करेंगे, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज तो हमें पता लग गई कि x हमारा किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो dx किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो भाई। डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव dx और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, है ना। cos का डेरिवेटिव साइन और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, ये आ गया हमारा dx। क्या आ गया है बच्चों, हमारा dx। सिमिलरली हमने अभी निकाला कि y हमारा साइन थीटा है बच्चों, ठीक है। तो यहां से dy क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। तो dy हमारा आ गया cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हमें प्रूव करके दिखानी है क्या, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम में E की बजाय यहाँ A फील्ड आ जाएगी, यहाँ पे। तो पहले हम लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं, फिर अलग से कर्ल निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इक्वल आते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। अगर मैं ये निकाल लूं A डॉट dl, ठीक है ना। क्या निकाल लूं अगर मैं A डॉट dl, dl कह लो या dr कह लो, ठीक है ना। यहाँ पे हम A डॉट dl भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं निकालता हूं A डॉट dl तो वो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, वो A। अब पहले वेक्टर फील्ड A की वैल्यू रखो। A कितना दिया है आपको, ये देखो, ये वेक्टर फील्ड A की वैल्यू है बच्चों। वेक्टर फील्ड A है हमारी yi माइनस xj डॉट dl। अब जो dl वेक्टर होगा, ठीक है, dl वेक्टर किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारा सर्कल एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो dl वेक्टर है किसके इक्वल होगा, dx इंटू आई कैप dy इंटू जे कैप। ये चीज आई समझ में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसलिए dl वेक्टर ये होगा हमारा। तो dl वेक्टर की वैल्यू भी रख देते हैं, dx इंटू आई वेक्टर प्लस dy इंटू जे वेक्टर। बस अब इनके अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप वाले से, पढ़ा है आपने। तो यहाँ आई कैप के साथ y है, यहाँ dx है, तो ये बन गया y इंटू डी एक्स। यहाँ पे j के साथ माइनस x है, यहाँ dy है, तो ये बन गया माइनस के x इंटू डी वाई। तो अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो अंदर ही अंदर मेरे पास ये आ जाता है, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है मुझे, y dx x dy इनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखूंगा तो आएगा इंटीग्रेशन ओवर y की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन थीटा, है ना। तो y की जगह आ गया साइन थीटा इंटू dx की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। तो ये आएगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा। फिर माइनस का निशान x की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos थीटा। और dx, इसके बाद क्या है dy की वैल्यू कितनी है, cos थीटा डी थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ आएगा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा और डी थीटा कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सारे के बाहर डी थीटा। समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया। स्टेटमेंट में मिटा देता हूँ, स्पेस बन जाएगी बोर्ड पे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बनेगा आपके पास माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया इंटू डी थीटा, यानी कि ये सिंपली बन गया माइनस इंटीग्रेशन ओवर डी थीटा, है ना, इंटीग्रेशन ओवर डी थीटा। अब डी थीटा के इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एंगल थीटा पूरी कर्व का। अब पूरी कर्व में कितना एंगल बनता है टोटल, देखो यहाँ पे एंगल 0, पूरी कर्व जब कंप्लीट होती है तो टोटल एंगल बनता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, जिसे हम 360 डिग्री भी बोलते हैं, है ना। पूरे सर्कल में 2 पाई एंगल बनता है ना बच्चों, पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो अगर मैं स्मॉल एंगल की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे पूरा एंगल मिलेगा कर्व का। कर्व का पूरा एंगल कितना है, 2 पाई। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है वो सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आने वाला है आंसर बेटा, माइनस के 2 पाई। तो इसका मतलब जो लाइन इंटीग्रल है E डॉट डी एल दैट इज माइनस 2 पाई। तो ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है।
हमें प्रूव क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई। सॉरी, तो ये हमें बच्चों प्रूव करना है बेसिकली, है ना, ये प्रूव करना है ना, प्रूव करते हैं इसको, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, -2π। अभी क्या निकालनी बाकी है, राइट हैंड साइड निकालनी बाकी है। एक बार मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, तब तक आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है ना, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो भाई लाइक करो, अपनी क्लासमेट्स को, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, उनको सबको शेयर करो, जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है ना, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजना, और ऐड चले तो ऐड भाई कंप्लीट देखना, उसी चीज के तो पैसे हैं भाई, ठीक है ना। चलो तो देखो, तो E डॉट डी एल तो हमारे में -2π आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड को। राइट साइड में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो कर्ल ऑफ E निकालना पड़ेगा ना, तब जाके इसका सरफेस इंटीग्रल आएगा। तो पहले कर्ल ऑफ E निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना हमने कर लिया। आई होप आप लोगों ने कॉपी में भी उतार लिया, अगर नहीं उतारा तो वीडियो पे पीछे जाके आप उतार सकते हो। तो अभी हमें पहले कर्ल ऑफ E निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कर्ल ऑफ E कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है आई कैप जे कैप के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ना, तो आती है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी। कर्ल ऑफ E कैसे निकलता है, आई जे के, यहाँ पे लिखते हैं करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। और उसके बाद हमारी जो वेक्टर फील्ड है, अब वेक्टर फील्ड E हमारी क्या थी भाई, वेक्टर फील्ड E थी yi माइनस एक्स जे, क्या थी yi माइनस एक्स जे, ये थी बच्चों हमारी वेक्टर फील्ड। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ आई कैप के साथ y है तो यहाँ y आ जाएगा, जे कैप के साथ -x है तो यहाँ -x, और जेड के कैप इसमें है नहीं तो 0। अब इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई थिंक सबको आता है, कैसे करते हैं, आई कैप, आई वाली रो छोड़ दी, आई वाला कॉलम छोड़ दी, ये बनेगा करली बाय करली वाई ऑफ 0, माइनस का निशान, करली बाय करली जेड ऑफ -x, ये बनेगा। फिर माइनस जे वाली रो छोड़ दी, जे वाला कॉलम छोड़ दिया, करली बाय करली x ऑफ 0, माइनस का निशान, करली बाय करली जेड ऑफ y, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसको मैं मिटा ही देता हूँ डायग्राम को, प्लस के वेक्टर, और यहाँ पे क्या होगा, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, करली बाय करली x ऑफ -x, फिर माइनस का निशान, करली बाय करली वाई ऑफ y, यही आएगा बच्चों। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो का डेरिवेटिव, जीरो का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखो, ये पार्शियल डेरिवेटिव किसकी विद रिस्पेक्ट में है बच्चों, z की, तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। माइनस j, यहाँ भी 0, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं और अंदर y है तो y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसको 0 बन जाएगा, प्लस k। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो डेरिवेटिव और अंदर भी x है तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, तो ये -1 बन गया। ऐसे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, अंदर y है तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये -1 यहाँ भी बन गया, और साथ में k वेक्टर, k कैप। तो इसका मतलब जो कर्ल ऑफ E है बच्चों वो कितनी आई हमारी, ये तो 0, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो माइनस के 2k, ये सारी टर्म तो 0 होगी ना बच्चों, ये तो क्या होगी हमारी 0, बचा क्या, ये बचा -2k। तो ये हमारा कर्ल ऑफ E आ गया। यहां तक समझ में आ गया सबको, क्या आया है हमारा कर्ल ऑफ E। अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसका हमें, सरफेस इंटीग्रल। तो देखो कैसे निकलेगा, तो कर्ल ऑफ E तो हमारा आया -2k। अब हमें निकालना है बच्चों सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ E डॉट ds, ये निकालना है ना, ये निकालना है ना कर्ल ऑफ E डॉट ds। तो ये क्या आएगा देखो, अब ध्यान से देखना, डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा सर्कल था, सर्कल हमारा कौन से प्लेन में था बच्चों, XY प्लेन में। तो एरिया वेक्टर कौन से प्लेन में होगा, आपको पता है, एरिया वेक्टर जो होता है बच्चों इज परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ द सरफेस। ये बात तो आपने 12th में पढ़ी थी कि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा जो सरफेस है वो XY प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर कौन से प्लेन में होगा? Z प्लेन में होगा। इसके लिए वो लगता है ना रूल, थंब रूल, ठीक है। अगर मैं अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता हूं तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो आउटसाइड यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि Z डायरेक्शन में होगा। Z डायरेक्शन का मतलब है Z डायरेक्शन के साथ क्या लेते हैं? K कैप। क्या लेते हैं? Z डायरेक्शन के साथ K कैप लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों की जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? कर्ल ऑफ E की वैल्यू रख दूंगा, कितनी है? कर्ल ऑफ E की वैल्यू -2K डॉट जो ds वेक्टर है बच्चों, मेरा ds वेक्टर जैसा कि आपको पता है ds वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? K डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लिख सकता हूं K कैप इंटू ds। अब बस यहाँ पे ये क्या हो रही है? इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। तो K कैप के साथ K कैप वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा डबल इंटीग्रेशन -2 इंटू ds। ये आएगा बच्चों। तो फर्दर यहाँ से आपका -2 इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन फॉर स्मॉल इंटीग्रेशन ओवर ds। अब ds की इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल एरिया। ds क्या है बच्चों? स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया की इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी कर्व का एरिया मिलेगा, मतलब पूरे सर्कल का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2 इसका एरिया यानी कि ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², है ना। और r कितना है बच्चों? 1 है। तो आएगा -2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया -2 पाई, ठीक है ना। कितना है? -2 पाई। और ये हमारा क्या है? कर्ल ऑफ E का सरफेस इंटीग्रल। तो कर्ल ऑफ E का सरफेस इंटीग्रल भी कितना आया? -2 पाई। लाइन इंटीग्रल भी कितना? -2 पाई। इसका मतलब क्लियर है ये इक्वेशन स्टार और ये इक्वेशन डबल स्टार। तो इन दोनों इक्वेशन से क्लियर हो रहा है बेटा कि लाइन इंटीग्रल जो होगा हमारा वेक्टर फील्ड E का वो किसके इक्वल होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ E ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक। आई थिंक मैंने, वैसे तो हमने वेक्टर फील्ड A ली थी ना, मेरे से गलती से E लिखा गया, तो आप यहाँ A मान सकते हो। E की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली A लिख लो, कोई बात नहीं, है ना। हो सकता अगर न्यूमेरिकल में हमें A दिया था ना, वेक्टर फील्ड को A से रिप्रेजेंट किया गया था, मैंने गलती से इसको E से रिप्रेजेंट कर लिया, बाकी सिचुएशन सारी सेम है। तो हेंस प्रूव्ड -2 पाई। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो सिंपल है, सॉल्व कर देना। ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अगर और भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ये जो चल रहा है टॉपिक, इसी से रिलेटेड आगे और भी लेक्चर्स आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की जो चाहती है आगे और भी इस तरह के लेक्चर्स आए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, तभी मैं आगे की वीडियोस बना पाऊंगा। ओके, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।